नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर आप पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय हिंदी है तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे जो पाठ्यक्रम है हिंदी भाषा एवं साहित्य, जिसमें से आपका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है आधुनिक काल। इसमें तो हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रमुख काल जो हैं, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आज हम लोग प्रश्न लिए हैं आधुनिक काल से। तो आधुनिक काल से 10 प्रश्नों को देखेंगे और इसका विस्तार पूर्वक हम लोग डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आधुनिक काल, इसमें से भारतेंदु युग। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? इसमें से ऑप्शन है पायस पायोनिधि, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद, वेणुगीत। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा पायस पयोनिधि। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। पायस पयोनिधि जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। पायस पयोनिधि काव्य ग्रंथ के रचयिता गोविंद गिल्ला भाई हैं, जबकि वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद तथा वेणुगीत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य संग्रह है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पायस पयोनिधि। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, निर्गुण भक्ति और स्वदेशी प्रेम की ओर, रीतिक ग्रंथों की ओर, श्रृंगार प्रियता की ओर। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेश प्रेम की ओर। इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल जानते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है DSSB में, यानी पीजीटी में। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी प्रेम की ओर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा में भक्ति तथा श्रृंगार की प्रवृत्ति प्रधान थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने युग अनुरूप काव्य की धारा को स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा। भारतेंदु की प्रसिद्ध पंक्ति है, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। यहाँ पर रचनाएं कुछ दिए हुए हैं, जैसे आषाढ़ महात्म्य, ऑप्शन नंबर बी अपवर्ग पंचक, ऑप्शन नंबर सी भक्ति सर्वस्व और ऑप्शन डी हिंदी भाषा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आषाढ़ महात्म्य। तो उसका उत्तर हो जाएगा आषाढ़ महात्म्य। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। आषाढ़ महात्म्य भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। उनकी रचना का नाम वैशाख महात्म्य है। अन्य विकल्पों में भक्ति सर्वस्व 1870 ईस्वी तथा अपवर्ग पंचक उनकी काव्य कृतियाँ हैं, तथा हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा उनके द्वारा संपादित निबंध ग्रह है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 4, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए है 1865, बी 1890 ईस्वी, सी 1885 ईस्वी और डी 1850 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1890 ईस्वी। इसके बारे में आइए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं विस्तार पूर्वक। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष 1890 ईस्वी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी तथा मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी में मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में हो गई। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया, किंतु नाटक लेखन से
इन्हें प्रसिद्धि मिली विशेषकर 1880 में भारत दुर्दशा एवं 1881 में अंधेर नगरी नाटक ने हिंदी साहित्य में उनका नाम प्रसिद्ध किया। इनकी रचना हिंदी भाषा एक निबंध संग्रह है। तो इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 5 देखेंगे। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? ऑप्शन नंबर ए नारद भक्ति सूत्र, बी ऋतु संहार, सी मेघदूत और डी आँखों की किरकिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नारद भक्ति सूत्र। तो इसके बारे में थोड़ा आइए हम लोग जानते हैं विस्तार पूर्वक। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व 1874 ईस्वी नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। इन्होंने सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 70 काव्य ग्रंथ लिखे, जिनमें प्रमुख रूप से हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, बकरी विलाप, रिपुनाष्टक, तन्मय लीला इत्यादि। इन्होंने फूलों का गुच्छा नामक कविता खड़ी बोली में भी लिखी। आइए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। भारतेंदु दर्पण, भारतेंदु वाणी, भारतेंदु ग्रंथावली और भारतेंदु प्रसून। तो इसका आंसर जो होगा यानी इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु ग्रंथावली। आइए थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानते हैं विस्तार पूर्वक। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली नामक से हुआ है। इसका संपादन ब्रज रत्नदास ने किया है। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। ये बहुत अच्छे विचार है। और ये किसने लिखा? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में उनका विचार है। तो हिंदी साहित्य में भारतेंदु का बहुत ही बड़ा योगदान था। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं। ऑप्शन नंबर ए सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर डी होना चाहिए, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग विस्तार पूर्वक जानते हैं। हिंदी साहित्य के राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इन्हें हिंदी साहित्य का जन्मदाता, भारतेंदु नव उत्थान का प्रतीक कहा गया। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनको भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। नाटक में क्या है? वैदिक की हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी और सती प्रताप। इनके कुछ निबंध भी थे, निबंध को भी जान लेते हैं। पहला निबंध है नाटक, फिर है कालचक्र, लेवी प्राण, लेवी, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, भारतवर्ष उन्नति कैसी हो सकती है, यानी भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। ये जो है इनका निबंध था। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 हम लोग देखेंगे। भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक भी। ये किसका कथन है? तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बाबू गुलाब राय, सी रामचंद्र शुक्ल और डी महावीर प्रसाद
द्विवेदी। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। इसके बारे आइए थोड़ा सा विस्तार पूर्वक हम लोग जानते हैं। उपर्युक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कहा है। विक्रम की 19वीं शताब्दी का प्रथम चरण समाप्त हो जाने पर जब भारतेंदु ने हिंदी गद्य की भाषा को सुव्यवस्थित और परिमार्जित करके उसका स्वरूप स्थिर कर दिया, तब से गद्य साहित्य की परंपरा लगातार चली। इसी दृष्टि से भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप के प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक भी रहे। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का था। इसके बाद अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 9 यानी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाई। बहुत अच्छी पंक्ति। और तरनि तनुजा तट तमाल यानी एक ही वर्ण का आवृत्ति हुआ। ये तो इसमें साफ दिख रहा है कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये जो पंक्तियां हैं किनके द्वारा रची गई है, इसके रचयिता कौन है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में आइए थोड़ा सा जानते हैं हम लोग, उसके बाद फिर अगला प्रश्न देखेंगे। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख काव्य कृति प्रेम माधुरी की यमुना छवि कविता से ली गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, विजयनी, विजय विजयंती, रिपुनाष्टक। ये जो है प्रमुख कृतियाँ हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, वे साहित्य अनुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तदीय समाज की स्थापना की। उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ है। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। तो इसके बारे थोड़ा सा हम लोग जानते हैं विस्तार पूर्वक। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके अनेक को पूर्णतः अंगीकार किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में उपर्युक्त विवरण सही नहीं है, क्योंकि भारतेंदु जी ने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को अपनाया, तो साथ ही साथ ईश्वर भक्ति आदि प्राचीन विषयों पर भी कविता लिखी। वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, यह युग प्राचीन ब्रज भाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा। ऑप्शन नंबर बी, इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस, अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई। और ऑप्शन नंबर सी, इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण
आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई। और ऑप्शन नंबर डी, इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। इसमें आप ध्यान देंगे प्रश्न में पूछा गया था भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार पूर्वक जानते हैं। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में उपर्युक्त विवरण सही नहीं है। भारतेंदु काल में कविता के क्षेत्र में ब्रजभाषा का प्रयोग एवं गद्य क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग किया। खड़ी बोली का विकास इस युग की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, किंतु खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा यह कहना सही नहीं है। खड़ी बोली हिंदी को सरल, सुबोध तथा व्याकरण सम्मता परिनिष्ठित स्वरूप द्विवेदी युग की प्रदान किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आप अपने से प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आप कितने सही किए, कौन सा प्रश्न आपको अच्छा लगा, कौन सा प्रश्न आपको जटिल लगा, कौन सा आपको सरल लगा। आप अपनी राय, अपनी सुझाव अवश्य कमेंट के माध्यम में दें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और आगे और वीडियो इस प्रकार की आपके लिए लाते रहें। तो आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है, मिली जुली, आम फहम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। बिल्कुल सही कथन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के प्रति है? यह जो कथन है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, लेकिन ये किस विद्वान के लिए कहा गया है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और बालकृष्ण भट्ट। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये इसका जो उत्तर हो जाएगा, सॉरी इसका ना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं होना चाहिए, इसका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, लेकिन यह कथन किसके लिए कहा? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए। ठीक है, तो ये था आज का प्रश्न। कैसा लगा आपको वीडियो? और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी सलाह, अपना सुझाव अवश्य दें ताकि आने वाले समय में मैं इस तरह की वीडियो आप लोग के लिए अवश्य ला सकूं और बेहतर करने का प्रयास कर सकूं। तो मेरे तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। पीजीटी का आप तैयारी कर रहे होंगे, अपने समय को मूर्त रूप देकर, समय न गंवाते हुए, समय की अहमियत को समझते हुए आप बेहतर तरीके से संघर्ष करते होंगे, मेहनत करते होंगे, रात और दिन एक करके आप तैयारी में लगे हुए। और आप लोग के लिए मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ, एक शब्द क्या, एक वाक्य कहना चाहता हूँ कि जमाने के गमों से दूर अपना एक आशियाना बनाना है। जमाने के गमों से दूर एक अपना आशियाना बनाना है, जहाँ नफ़रतों का नाम न हो ऐसा एक दुनिया बनाना है। जहाँ नफ़रतों का नाम न हो ऐसा एक दुनिया बनाना है। लोग हमें खोने से डरे, खुद को एक ऐसा इंसान बनाना है, खुद को एक ऐसा इंसान बनाना है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।